नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेल्दी इंडिया में हम आज बात करेंगे कोरोना की स्थिति की, क्योंकि देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना की स्थिति को लेकर एक बैठक कर चुके हैं। पिछले 2 हफ्तों में ये तीसरी बार है जब शीर्ष अधिकारियों ने राज्यों को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के खिलाफ चेतावनी दी है। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये एक और कोविड-19 का प्रकोप है, और अगर है तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। इस वक्त देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 11,000 है। इस बीच हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ऐसी आबादी जिन्हें कोरोना का खतरा ज्यादा है, उन्हें बूस्टर डोज लगने के 12 महीने बाद टीके की एक और खुराक मिलना चाहिए। साथ ही WHO ने बच्चों और किशोरों को टीके के अतिरिक्त डोज के लिए कम प्राथमिकता वाला बताया है। हेल्दी इंडिया में आज समझने की कोशिश, नीतियों के आधार पर कोरोना की इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। सवाल यह भी है कि क्या ये देश में कोरोना की नई लहर की आहट है। इन्हीं कुछ बुनियादी सवालों की पड़ताल आज हेल्दी इंडिया में। और कोरोना की आहट है या नहीं, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, आप अध्यक्ष हैं कार्यक्रम सलाहकार समिति NIHFW की। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुनीला आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर अनिल गुर्टू, आप निदेशक हैं मेडिसिन विभाग के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अनिल गुर्टू आपका भी। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर साहब मैं आप ही से करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि चूंकि जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई उसके बाद से हम आज इस वर्ष में, इस समय में जो है, ऐसे में जब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट का सामना हम सभी ने किया है, तो ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये वही कोरोना है या फिर ये ओमिक्रॉन का से अलग कोई अलग वेरिएंट है या कोरोना का सब वेरिएंट है, ये कैसे समझ सकते हैं इसको? तो अब तक हम अगर नज़र दोहराएं पिछले 3 सालों में, और तो एक चीज़ जो साफ उभर के ऊपर आती है लैंडस्केप, वो ये है कि ये जो SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस है, इसकी एक विशेषता यह है कि ये अपना स्वरूप बदलता रहता है। बदल के कभी उतरता है, कभी गायब हो जाता है, फिर दोबारा आ जाता है एक नया रूप लेके जी। तो इसकी जो बदलने की क्षमता है, अपना स्वरूप, अपना चेहरा, वो कहीं ना कहीं ये उतराव और चढ़ाव पैदा करता ही आ रहा है पिछले 3 साल से। पहले ये बहुत भीषण होते थे, बहुत गंभीर होते थे, संक्रमण बीमारी बहुत खतरनाक साबित होती थी हमारे लिए। लेकिन पिछले 1 साल से 1-1.5 साल से जो ये इसकी गंभीरता है, बीमारी की मारने की क्षमता या अस्पताल में भर्ती कर देने की क्षमता बीमारी की वजह से, ये इसमें गिरावट लगातार आई है। यानी ये कम गंभीर बीमारी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने की क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। संक्रमण दर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन संक्रमण की जो गंभीरता है वो घटती जा रही है। यानी कि वो आज मुझे अगर हो भी गया तो मुझे अस्पताल शायद नहीं जाना पड़े, उसकी संभावना कम है बनिस्बत 2 साल पहले की। या मेरी मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए इस संक्रमण से, इसकी संभावना बहुत कम है बनिस्बत 2 साल पहले की। तो फैलाव बढ़ रहा है, लेकिन गंभीरता कम होती जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा कहा आपने अभी, एक इसको मेडिकल टर्म्स हम कहते हैं म्यूटेशन जी। म्यूटेशन होता है जो इसका जीन है, उसमें कुछ 1 या 2 अक्षर गिर जाते हैं या बदल जाते हैं। अक्षरों की बदलावट या गिरावट, उससे वो एक नया स्वरूप ले लेता है। ये जो अभी आ रहा है उभर के, उसको XBB.1.16 वेरिएंट, ये स्ट्रेट म्यूटेशन नहीं है, ये एक रिकॉम्बिनेशन से उभर के आया है, इसलिए X कहते हैं। X मतलब 2 ओमिक्रॉन BA.2 के अलग अलग वेरिएंट्स किसी मरीज में जो कि लंबी बीमारी से शिकार था, उसमें मिल गए हैं। एक दूसरे से इन्होंने आदान प्रदान कर लिया है अपने जीन्स का। XBB 1.6
1.16 1.16 वन दशमलव इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक्स का मतलब है कि अभी तक जो आ रहे थे ना म्यूटेशंस थे, यानी एक वायरस का एक सब वेरिएंट में अंदर ही अपने बदलाव आया है। ठीक है। ये बदलाव एक अपने आप में ही सही नहीं आया है, बल्कि दो अलग अलग ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स के जुड़ जाने से अपना जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करके एक मिश्रण, एक मिलावटी नया जीनोम खड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम एक्स कहते हैं। एक्स मतलब मिल गए दो। ठीक है। डॉक्टर सुनीला, कोरोना की जब शुरुआत हुई, हम में से दुनिया के इवन मैं कहूँ कि लोगों को नहीं पता था कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है या फिर ये क्या है। उसके बाद हमने देखा कि पहली लहर निकल गई, लेकिन जो सेकेंड वेव थी कोविड की वो बहुत ही भयानक थी। भारत सहित पूरी दुनिया में कई ज़्यादा मौतें सेकेंड वेव में कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें हुई हैं। इस समय, इस स्थिति में, जैसा कि प्रोफेसर गुटू बता रहे हैं, क्या ये समझ लिया जाए कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, मौत नहीं होगी? देखिए, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, डरने घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, परंतु हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अब आप देखेंगे कि लगातार हमने तीसरी मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे पास में इन्फेक्शन जो अभी माइल्डर इन नेचर हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि हम लोग सब डबली वैक्सीनेटेड हैं, और जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था वो हम सोचते थे वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा, परंतु वो वेरिएंट ऑफ सपोर्ट निकला हमारे देश के लिए, क्योंकि उसने सभी को इन्फेक्ट किया। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि इन्फेक्शन के साथ साथ सभी इन्फेक्ट हो गए, परंतु बहुत सीवियरली कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद में जो भी हमारे वेरिएंट्स आ रहे हैं वो सब ओमिक्रॉन के ही आ रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि 2 ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स मिले, उनका आपस में जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हुआ, और देन अल्टीमेटली ये जो है सर्कुलेशन में है और जो कि ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। तो आज की तारीख में हम देखें तो कौन रिस्क पे है? वो रिस्क पे वो हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जो एल्डरलीज हैं, और जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ सफ़र करें। यानी कि आज हम इसकी भी बात करते हैं कि हमारे देश में हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज़ वो बहुत राइज में हैं, हमारे काफ़ी तादाद में हैं। तो उन लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। बच्चों में इन्फेक्शन होता है, ख़त्म हो जाता है, परंतु साथ ही साथ एक और बड़ा चैलेंज भी है, हमारे पास में फ्लू केसेस भी आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के या SARS-CoV-2 के केसेस जो हैं वो हमारे 5 या 6 दिन में लगातार इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, परंतु फ्लू का लंबा समय तक चलता है। तो इस वजह से हमने फ्लू के हमेशा आते हैं जनवरी से मार्च, परंतु हम उनको तवज्जो नहीं देते। इस बार क्योंकि हमारा 3 साल जो है हमारे कोविड इन्फेक्शन में निकल गए, तो फ्लू केसेस और भी ज़्यादा हमारे कॉम्प्लिकेट हो गए विद द सिचुएशन। आपने जो फ्लू का जिक्र किया, तो क्या समझा जाए कि ये जो सर्दी, खांसी, जुकाम और जो सांस फूलने की जो बीमारी है, ये हम बहुत सारे लोगों में देख रहे हैं, और जो खांसी है वो महीनों से ज़्यादा समय से चल रही है लगातार, तो क्या ये कोरोना ही है या फिर ये कोरोना से अलग कुछ फ्लू है? देखिए, बेसिकली फ्लू केसेस हमेशा सिम्टम्स क्योंकि सब मैच कर रहे हैं जी, परंतु एक है कि कॉफ जो है बेसिकली फ्लू में पहले होता है, और जो अगर हम बात करें कि बॉडी एक फीवर वगैरह, वो हमारा या शुरुआत गले में दर्द होना, ये हमारा SARS-CoV-2 का लक्षण था। परंतु कई बार ये होता है कि लोगों को हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनको एक ही इन्फेक्शन है, उनको 2 इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो वी हैव टू बी वॉचफुल, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट लगभग सेम ही है करके, अनलेस अ पर्सन इज़ बहुत ज़्यादा सीवियरली सिक हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, फिर हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनको कैटेगराइज करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इन्फेक्शन, जैसे हम SARS-CoV-2 की बात करते हैं। फ्लू के केसेस हमेशा से सेल्फ लिमिटिंग रहे हैं, परंतु देयर इज अ डेंजर ऑफ निमोनियाज इन आवर एल्डरली पीपल, सो वी हैव टू बी वॉचफुल, बट वी डू नॉट हैव फ्लू वैक्सीनेशन इन आवर नेशनल प्रोग्राम। प्रैक्टिशनर्स ज़रूर देते हैं, हमारी प्रैक्टिस में पीडियाट्रिशियन ज़रूर बच्चों को लगाते हैं, बड़ों को भी लगते हैं, परंतु प्राइवेट तौर पे अवेलेबल है, हमारे नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बन जाना चाहिए अब, क्योंकि हमारे पास में फ्लू के केसेस लगातार हम देखते हैं, जो कि हर साल अपना रूप बदलता है। और WHO हमारे को गाइडलाइन देता है कि कौन सा वैक्सीन हमने इस्तेमाल करना है, कौन सा स्ट्रेन सर्कुलेशन में है। ये प्रोफेसर गुट्टू, देखिए, समझने की ज़रूरत यहाँ पर ये भी है कि जो पॉलिसी लेवल है उस पर हम इसको बीट कैसे करेंगे, मतलब नीतियों के आधार पर कोरोना का सामना या जो कोरोना की वर्तमान स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि बात वैक्सीनेशन की थी तो भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छा चला, लेकिन अब जब बूस्टर डोज की बात हम करते हैं तो उसको लेकर बहुत कुछ कन्फ्यूजन भी है।
कुछ लोगों ने लगवाई है, कुछ लोगों ने नहीं लगवाई है। फिर यहाँ समझना चाहेंगे कि अब जब चूंकि मामले दोबारा से फिर से बढ़ रहे हैं, ऐसे में किस आधार पर इस स्थिति का सामना किया जाए? बदलती हालात से निभरने के लिए हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आप देखें पिछले 30 साल में, वो भी बदलती जा रही हैं। तो जितना जल्दी वायरस बदल रहा है, उतने उस वायरस से कदम मिला के चलने के लिए पॉलिसीज़ को भी जल्दी बदलने की ज़रूरत है। तो इस वक्त हमारी अप्रोच ज़्यादातर, जहाँ तक कि मैं समझ पाया हूँ, वो रिस्क बेस्ड अप्रोच है। यानी जोखिम, रिस्क, संभावना, रिस्क की संभावना, प्रोबेबिलिटीज़ एक समुदाय की तरफ देखें हम, कोई भी समुदाय, कॉलोनी है या प्रांत है या डिस्ट्रिक्ट है, तो कितनी संभावना है कि आज के दिन या अगले आने वाले दिनों में उस समुदाय में एक व्यक्ति या सारे व्यक्तियों को, ज़्यादा व्यक्तियों को कोरोना या कोविड का संक्रमण लग सकता है, फैल सकता है उस समुदाय में। क्या संभावना है, वन। दूसरा, अगर ये संभावना ठीक निकली और फैला तो उसका अंजाम क्या होगा, कितना गंभीर रूप लेगा वो उनकी हेल्थ के लिए। तो जोखिम हम इन दो मैट्रिक्स में डालकर आज पॉलिसी में देख रहे हैं आपने। तो उससे निकली हुई जो दो गाइडलाइंस हैं वो ये है कि प्लान एंड प्रिपेयर, प्रिपेयर एंड प्लान, बी रेडी। तो 10 और 11 अप्रैल को अब पूरे देश भर में एक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल। अब मॉक ड्रिल की कितनी ज़रूरत है ये शायद आपको समझाना इतनी जल्दी में मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरत है एक मॉक ड्रिल टाइम टू टाइम करते रहने की, ताकि पूरे सिस्टम की जो स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस में डालते हैं हम सब कुछ प्लान करके, वो स्ट्रेस टेस्ट के ज़रिए हम फिर ये देखते हैं कि सिस्टम कितना तैयार है। कल को अगर एकदम से जोखिम बढ़ा और मरीज़ की तादाद बढ़ी तो क्या वो उसको निभर पाएगा, उसको डील कर पाएगा या नहीं। तो मरीज़ जब अस्पताल के गेट पर आता है, वहाँ से लेकर वो जहाँ भी जाता है, चाहे आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, ऑर्डिनरी वार्ड या ऑफिस, घर, वो पूरा जो पाथवे है उसको टेस्ट करेंगे 10 और 11 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ब्लॉक हॉस्पिटल से लेके मेडिकल कॉलेज। तो ये क्या देश भर में, पूरे भारत में होगा ये? हाँ, एक हो चुका है, दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ये बता रहे हैं। और भारत जैसे देश में, क्योंकि हमने देखा कोरोना की शुरुआत में और दूसरी लहर में क्या स्थिति थी, लोगों की सांसों को टूटते हुए देश ने देखा, सिलेंडर की कमी को हमने देखा, बेड की कमी को हमने देखा, रेमडेसिविर के नाम पे इंजेक्शन की कालाबाजारी को भी हमने देखा। तो उस स्थिति से भारत जैसे देश में निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम सारी सावधानियों को बरता जाए। लेकिन फिर भी एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें ये बताया है कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया, जो सीनियर सिटीजन हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें बूस्टर डोज के लगने के 12 महीने बाद एक और वैक्सीन की ज़रूरत है। ये WHO का रिकमेंडेशन है, इससे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली एक तो बहुत ये अंडरस्टैंडेबल है कि हमारे बुजुर्ग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, एंड वो आज की तारीख में उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि लगभग वो हमारी 9% ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम 140 करोड़ की बात करें तो हमारा लगभग 9% उनका आप लगा लीजिए, उतने हमारे 60 साल से ऊपर के लोग हैं। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि उनमें भी हम अगर यंग ओल्ड 75 साल से ऊपर अगर हम उनके प्रति वॉचफुल रहें तो डेफिनेटली इस रिकमेंडेशन को हमें पॉलिसी के रूप में समझना होगा। पहली बात तो ये है कि प्रिकॉशनरी डोज बहुत कम मात्रा में लगी है, यानी कि जिसको हम बूस्टर कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस पर ध्यान देना होगा कि क्या हमारे बुजुर्गों ने या कोमॉर्बिड, यानी कि जो बुजुर्ग नहीं भी है परंतु कोमॉर्बिड है, तो उन्होंने क्या वैक्सीनेशन लगवाया है कि नहीं। तो वहाँ वैक्सीनेशन का इम्पॉर्टेंट रोल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है इन द फील्ड ऑफ वैक्सीनेशन। तो जो वैक्सीन हमारे पास में उपलब्ध हैं, हालांकि वो काम कर रहे हैं परंतु ओरिजिनल वुहान स्ट्रेन के अगेंस्ट में हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमारे वैक्सीनेशंस की तरफ भी ध्यान दें। कंपनीज दे रही हैं परंतु इसको हमें ऑफिशियल तौर पे लाना होगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, कहीं ना कहीं मास्क मैंडेट, वी हैव टू रीलुक एट मास्क मैंडेट। मतलब अब मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। स्टेट लेवल पे ना हो परंतु हम सेलेक्ट ग्रुप पे ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग घर में रहते हैं, बहुत सिक हैं, कोई बाहर से आता है तो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है, और वो बाहर कहीं जाते हैं इम्पॉर्टेंट है, और या फिर अस्पताल में जितने मरीज़ आ रहे हैं क्या वो मास्क पहन के आ रहे हैं कि नहीं, मेट्रोज़ में हम सफ़र कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। यानी कि हमारी मैन पावर कितनी प्रिपेयर्ड है, हमारी सप्लाई चेन ऑर्डर में है कि नहीं,
हमारी लीडरशिप, जैसे टॉप मोस्ट पे हमारे प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, ऐसे ही हर एक हॉस्पिटल में एक लीडरशिप कितनी अहमियत रखती है, हमारे कितने फिनेंसेस अवेलेबल हैं, सप्लाई चेन की ज़रूरत है, फिर प्लस हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस तरीके के मरीज़ आ रहे हैं, प्लस टाइम मोशन स्टडीज़ जो कि मरीज़ को अस्पताल में आने से लेकर वापस जाने तक कितना समय लगता है। तो ये सब ड्रिल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, केवल कोविड के लिए नहीं, क्योंकि हमें ये मान के चलना होगा कि आज की तारीख में पेंडेमिक्स आएंगे और आते रहेंगे। ये केवल अब ये पहला पेंडेमिक तो नहीं था, हम स्पेनिश फ्लू से लेके चले तो कितने पेंडेमिक्स आए। तो हमें सिस्टम प्रिपेयर्डनेस की तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए और हमेशा मॉक ड्रिल शुड बी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सावधानी है वही सुरक्षा का सबसे अचूक उपाय भी है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए प्रोफेसर गुंटूर, शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसे ही होती है। हमने देखा कि देश भर में इस समय जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो 2100 से ज़्यादा कोरोना के मामले देश भर में सामने आए हैं, और ऐसा बीते 5 महीनों में पहली बार है जब इतने ज़्यादा मामले एक साथ सामने आए हों। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या समझा जाए कि जो पहले की एहतियातें थी, जो पहले की व्यवस्थाएं थी कोरोना काल की, उन्हें फिर से हमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर तो अपनाए जाने की ज़रूरत है इस समय? हाँ, तो 2 pronged स्ट्रैटेजी है। पहली तो वही है जो टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट, वैक्सीनेट, और इसके साथ जुड़ी हुई है पुरानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, मास्किंग, 2 गज की दूरी, भीड़ भाड़, और जहाँ पर हवा, कमरे वगैरह खुले रखें खिड़कियाँ ताकि आधा हवा अच्छी रहे अंदर, और बाहर सेफ है, अंदर कमरों में, बंद कमरों में भीड़ ना लगाएं। वही जो है पहले की, ये तो पुरानी है जो कि हम सब जानते हैं। इसके अलावा जो नई चीज़ आई है वो ये है कि सर्वेलेंस बेस्ड अप्रोच। हमें ये नहीं पता कि, हमें ये पता है कहीं ना कहीं से आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा और वो क्या रूप लेके आएगा, इसका अनुमान लगाना लगभग असंभव है, क्योंकि इतनी जल्दी म्यूटेट करके गायब हो जाता है, फिर आ जाता है एकदम से। तो सर्वेलेंस बेस्ड अप्रोच पे अब शिफ्ट हुआ है कि हम निगरानी एक पूरे हॉराइजन पे, पूरे क्षितिज पे रखेंगे, और ये देखते रहेंगे कि जहाँ भी सिग्नल दिख रहा है उभरता हुआ, जैसे अब दिख रहा है, तो उस पर फिर फोकस केंद्रित करेंगे और उस पर प्लान करके, प्रिपेयर करके, मॉक ड्रिल करके और तैयारी जारी रखेंगे। तो ये जो सर्वेलेंस है, जीनोम बेस्ड और क्लिनिकल, सारी और ILI जो क्लिनिकल तो चल रही थी, जीनोमिक सर्वेलेंस की हर केस के जो जीन स्ट्रक्चर है उसका निरीक्षण, उसका एक सर्वेलेंस करके ये बताएं कि वो कौन सा है। उसी से पता चला है कि XBB 1.16 वाला जो अब उभर रहा है। तो सर्वेलेंस, जीनोमिक सर्वेलेंस एंड क्लिनिकल सर्वेलेंस बेस्ड अप्रोच जुड़ गई है, जो पुरानी अप्रोचेस थी टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट एंड वैक्सीनेट। ठीक है डॉक्टर सुनीला, पॉलिसी लेवल की बात हम कर रहे थे, और जो कि स्थितियां अभी बता रही हैं अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि उसमें लगातार हम देख रहे हैं संक्रमण दर बढ़ रही है। हालांकि जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो बहुत कम है। तो ठीक है, फिर भी जैसा कि आपने बताया डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क तो हमें रहना होगा। तो जो पॉलिसी लेवल की जब हम बात करें तो चूंकि बूस्टर डोज पर अभी एक उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के क्वेश्चन है कि कितने लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं लगवाई है। बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता है कि जब हमें कोई परेशानी ही नहीं है तो फिर हम ये डोज क्यों लें। इसको आप कैसे समझा सकते हो? और मैं चाहूंगा कि इस वक्त आप इस भ्रम पर भी कम से कम अपना एक कमेंट दें, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो हार्ट अटैक्स के जो केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं दबी जबान में इस पर भी बातें होती है कि ये जो वैक्सीनेशन हुआ है ये उसका रिजल्ट है। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें, जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि हमें वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। नंबर 2, फ्रॉम पॉलिसी पर्सपेक्टिव हमें जितने हॉटस्पॉट्स हैं उन पर निगरानी तो रखनी है, परंतु अब देश के लिए पॉलिसी पर्सपेक्टिव से जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, जिनके लिए प्रिकॉशनरी डोज आई थी, यानी कि 18 साल से ऊपर, और जिसमें कि हम रैंकिंग करते हैं कि कौन जो ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं, उनको वैक्सीनेशन तुरंत लगानी चाहिए, और वैक्सीनेशन सेफ है। ऑल दीज वैक्सीन्स वेंट थ्रू इमरजेंसी ऑथराइजेशन, जल्दी से हमने बनाई, रिकमेंड की, पर दे वेंट थ्रू, वो सभी ट्रायल के फेजेस हमने कंप्लीट किए, और हमारे वैक्सीन्स बहुत सेफ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं नेचुरली हम भी सुनते हैं कि लोगों के ज़बान से आ रहा है कि वैक्सीन की वजह से तो हमें खतरा नहीं है, या हम लोग सो आज की तारीख में कहना चाहूँगी कि वैक्सीन आर सेफ, और वो हमें मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाता है। और इसी वजह से हम लोग
डेल्टा वेव और ओमिक्रॉन वेव से हम लगातार हम मुकाबला कर ठीक पाए। है। और आज की तारीख में भी हमारे जो केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस हैं करके। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन के साथ साथ अपना बचाव बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, हालांकि वो बहुत पुराना घिसा पिटा लगता है कि मास्क पहन लो या गैदरिंग में ना जाओ या आप बार बार हाथ धो। बार बार हाथ धोने की प्रैक्टिस तो आप देखिए कि हमारी परंपरा में हमेशा से रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का बार बार स्ट्रेस भी करना चाहिए कि ये ज़रूर है। एंड जीनोमिक सीक्वेंसिंग या हमारी टेस्टिंग पर हमारी जो मिलियन पॉपुलेशन कहते हैं, कम से कम हमें 140 टेस्ट करने चाहिए ताकि फिर हमें पता चले कि हम राइट ट्रैक पे हैं। क्योंकि क्या होता है कि इट इज़ ए नी जर्क रिएक्शन, केस आने शुरू हो जाते हैं, हम सतर्क हो जाते हैं, फिर बाकी प्रोग्राम हमारे सब सफ़र करते हैं। मैं यहाँ से ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि बेसिकली जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में पेंडेमिक खत्म हुआ तो हमारे मीजल्स का आउटब्रेक शुरू हो गया। तो हमें बाकी प्रोग्राम्स पे पूरी निगरानी रखनी है ताकि ये ना हो कि हमारी प्रेग्नेंट मदर या हमारी बुजुर्ग महिला या हमारे बच्चे वैक्सीनेशन के अभाव में सफ़र करें। हमारी हॉस्पिटल्स की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेड्स, देयर सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड ऑल दैट, परंतु हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम वैसे ही चलते रहने चाहिए जैसे चल रहे हैं। बहुत संक्षेप में, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं उनको बताया जाता है कि वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, गर्भवती महिलाओं को हमने कभी नहीं कहा, गर्भवती महिलाओं को बल्कि हम कहते थे आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि नहीं तो उनमें अबॉर्शन, स्टिल बर्थ वगैरह जो है उनमें होते थे अगर वो कोविड से सफ़र करें, एंड दे सफ़र फ्रॉम सीरियस इन्फेक्शंस ऑफ कोविड। परंतु बच्चों में हमने अभी तक देखेंगे, आप हम छोटे बच्चों तक नहीं आए हैं करके हमारे वैक्सीनेशन केवल 12 साल से ऊपर तक हमने। तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरा नहीं है मतलब इसका? बेसिकली उनमें जो एज इनहिबिटर्स होते हैं जहाँ से आपका वायरस अटैक करता है उनकी मात्रा बहुत कम होती है, वो इन्फेक्ट होते ठीक हो जाते हैं। वो दूसरों को इन्फेक्ट ज़रूर करेंगे परंतु वो खुद इन्फेक्ट होकर ठीक हो जाते हैं। तो शुरू से हम यही कहते रहे, स्कूल्स बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को आपस में मिलने दें और उन बेसिकली जो अच्छी हैबिट्स हैं यानी कि हाथ बार बार धुलाएं, कम्युनिकेट करें। ठीक है। तो ये उनके टीचर्स अगर स्कूल में बुजुर्ग हैं तो नेचुरली दे शुड बी वैक्सीनेटेड, उनको अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर गोटू, कोरोना से लड़ने के लिए हमने देखा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दो वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद में बूस्टर डोज। अब की जो स्थिति है उसमें क्या देखिए, 100% वैक्सीनेशन ड्राइव हमने देखा हुआ, चाहे वो फिर कोवैक्सीन की 2 डोज हो या फिर कोविशील्ड की जो डोसेज हो। उसके बाद बूस्टर डोज को भी लेकर के कुछ हद तक तो प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी की स्थिति में क्या समझें, क्या बूस्टर डोज दोबारा से सभी को लगवानी चाहिए? चूंकि WHO ने तो रिकमेंड किया कि 1 साल से ऊपर यदि लोगों को हो चुका है और वो यदि पीड़ित हैं या बीमार हैं तो वो लगवा सकते हैं। अभी के समय में क्या सलाह देंगे? अभी के समय में तो जैसा भी डॉक्टर सुनीला गर्ग ने कहा कि जो बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज है उसकी अपटेक इतनी कम है कि उसी को पहले पूरा करें, क्योंकि लोगों ने आना कम कर दिया है वैक्सीन के लिए, इस वक्त बूस्टर के लिए भी। तो उस पर अगर ध्यान दें तो वो अगर 70% जितनी भी कमी है उसको ही अगर हम पूरा कर लें तो वो बहुत है। ठीक है। और आगे कौन से वैक्सीन्स आएंगे, हम लेंगे देंगे, उसका तो पॉलिसी गवर्नमेंट जब बनाएगी तो वो देखेंगे। उसके नहीं तो क्या उस पर भी काम चल रहा है? काम क्या चल अभी? रहा है, हाँ। आने वाली वैक्सीन के लिए जी नेजल वैक्सीन है जी जो कि सबसे अच्छी वैक्सीन नेजल, है। जी, नेजल बिल्कुल। वैक्सीन भारत बायोटेक की है, तो वी कैन गिव इट एज ए बूस्टर डोज आल्सो। तो उसमें तो वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो परंतु उसका हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका प्रयोग करें, क्योंकि हम फिर विश्व में नंबर 1 होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोगों को नहीं, लेकिन डॉक्टर सुनीला उसके लिए भी तो देखिए सामूहिक प्रयास जरूरी होंगे। बिल्कुल। हमने देखा कोरोना को लेकर के व्यापक अभियान जिस तरीके से चलाया गया, उस तरीके से फिर से जैसा कि आपने नेजल स्प्रे का जिक्र किया वैक्सीन का, या फिर जो बूस्टर डोज है उसके लिए भी मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर्स को, सरकार को, मंत्रालय को, हालांकि अपने अपने स्तर पर तो अभी शुरुआती तौर पर काम चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि एक बेहतर नीति जैसे हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बनाई थी, कुछ इस तरह की व्यवस्था लाने की जरूरत है? देखिए, सरकार ने ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई हुई है वैक्सीन को लेके, जो कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जिले के स्तर पे, ब्लॉक लेवल के स्तर पे किस किस ने क्या क्या कम्युनिकेट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा लास्ट टारगेट क्या है? कम्युनिटी इंगेजमेंट। हम उनको सेंसिटाइज करें कि इस तरीके का टीका है और ये आपको इस तरीके से बचाएगा। और आई एम वेरी श्योर कि जब ये नेजल वैक्सीन है, ये
जब लोगों को, क्योंकि उनको टीका नहीं लगवाना, हर एक इंसान को। पोलियो में हम क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि हम बात करते थे 2 बूंद पोलियो की। तो इसी तरह से जो नेजल वैक्सीन है, ये ज़रूर एक सक्सेस हमारे लिए साबित होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये ज़रूरी है कि हम पहले तो प्रिकॉशनरी डोजेस जो अवेलेबल हैं उनका हम इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ हम नेजल वैक्सीन को पूरे तौर पे लॉन्च करेंगे। ओके, टेक अवे मैसेज क्या देना चाहेंगे? बारी बारी से आप दोनों से पूछूंगा। सतर्कता में ही बचाव है। इस वक्त हमारे सामने जो सिचुएशन है वो एक उभरती हुई बदलती हुई सिचुएशन है, पता नहीं किस तरफ उछाल आएगा। ठीक है, तो सरकार के साथ साथ हम हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को अपने लेवल पर एक सतर्कता रखनी है, और वो वही पुरानी बात है जो हमें दोहरानी पड़ेगी। मास्क, भीड़ भाड़ के इलाकों को अभी अवॉइड करें, ठीक है, बंद कमरों में भीड़ ना बनाएं, और अगर करना है तो खिड़कियां दरवाजे खोल दें ताकि हवा का सर्कुलेशन रहे। हाथ वगैरह साफ रखें, और अगर आपने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगवाई हो तो ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर सुनीला? मैं ये भी कहूँगी कि जानकारी रखें, सतर्कता बरतें, पैनिक ही नहीं हुए, क्योंकि होम बेस्ड ट्रीटमेंट भी इक्वली इफेक्टिव है। तो मैं एंड में हमेशा कहती हूँ कि बी द विजन ऑफ चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, हम एक ज़रूर ऐसा देश देखना चाहेंगे जो कि पेंडेमिक फ्री हो। तो उसके लिए हमारे से शुरुआत होनी चाहिए। हम हर बार सरकार की राह ना देखें, बिल्कुल। तो अपने आप प्रिकॉशंस लिए बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश का बहुत अच्छा वर्ब है, इम्प्रूवमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम आई। याद कीजिए, जब कोरोना की पहली लहर आई थी उसके बाद में कंप्लीट लॉकडाउन लगा। उस कंप्लीट लॉकडाउन के बाद में जैसे जैसे व्यवस्थाएं खुली और अनलॉक की प्रोसेस में हम गए, तो दूसरी लहर में हम सभी ने कोरोना की भयावह स्थिति का सामना किया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और जितना हो सके हम सभी एक दूसरे को बचाते हुए बेहतर स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन जिएं। और जैसा कि यहाँ पर सलाह दी गई हमारे दोनों प्रोफेसर डॉक्टर्स के माध्यम से कि यदि बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो वो बूस्टर डोज आप लगवाएं, और हम सभी इस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद जो कोरोना से की जो वर्तमान स्थिति है उसको आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, और इससे बचने में आप भी सहयोग कर पाएंगे। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीला, प्रोफेसर गुंटू, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी ये कार्यक्रम देखने के लिए। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए संसद टीवी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।